27 जनवरी साल 1965। जगह थी अमेरिका के वर्जीनिया का हैम्पटन शहर। शाम के करीब 6 बजे 11 साल के डेविड क्रिमिन्स अपने पिता एजी क्रिमिन्स के साथ कार में घूम रहे थे। रास्ता थोड़ा सुनसान था और रोड की तरफ जंगल था। तभी डेविड कार की विंडो से बाहर झांकते हैं और उन्हें आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो करीब 60 साल के बाद आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डेविड को आसमान में एक ऑब्जेक्ट दिखता है जिससे तेज लाइट आ रही थी। जैसे ही उनके पिता इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो कार को रोक लेते हैं और डेविड को जल्दी से बाइनोकुलर्स निकालने के लिए कहते हैं। अब बाइनोकुलर्स से उन्होंने जो देखा वो अनएक्सप्लेनेबल था, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट साइंस फिक्शन की तरह लग रहा था। ये एक फ्लाइंग डिस्क थी जिसके अराउंड 5 लाइट्स लगी हुई थी। इनका कलर रेड और ऑरेंज था और ये लगातार फ्लिकर कर रही थी। अब इनमें से एक लाइट क्लॉकवाइज घूम रही थी और बाकी लाइट्स के ऊपर से पास हो रही थी। डेविड के पिता के अनुसार वो ऑब्जेक्ट उनसे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। देखते ही देखते वो नीचे की ओर जाने लगता है और फिर उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। नाउ इंटरेस्टिंगली वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल लैंडिंग कर रहा था, जो आज के फ्लाइंग व्हीकल्स भी नहीं कर पाते। डेविड और एजी क्रिमिन्स के अनुसार वो एक यूएफओ था। अब दोस्तों, यूएफओ को देखने की घटना कोई नई बात नहीं है। हर साल दुनिया भर में ऐसे हजारों केसेस सामने आते हैं, पर ये वाला केस अपने आप में स्पेशल था, क्योंकि डेविड क्रिमिन्स के पिता एजी क्रिमिन्स कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो नासा के एक सर्विस इंजीनियर थे और लैंगली एयर फोर्स बेस में काम किया करते थे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये इंसिडेंट भी लैंगली एयर फोर्स बेस के पास में ही हो रहा था। तो क्या वो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट एक यूएफओ था? आज के अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ फाइल्स के सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपको हैम्पटन इंसिडेंट की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए आज अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ फाइल्स की पन्नों को पलटते हैं। It's a belief in UFOs, obvious manufacture. दोस्तों, अगर मैं या आप कल के दिन दावा करें कि हमने आसमान में एक यूएफओ देखा है तो शायद इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। पर ये वाला केस ऑर्डिनरी केस नहीं था। यहाँ नासा का एक इंजीनियर खुद यूएफओ को देखने का दावा कर रहा था, और वो भी लैंगली एयर फोर्स बेस के पास, जो कि खुद यूएस गवर्नमेंट और नासा का था। ना चाहते हुए भी यूएस गवर्नमेंट को इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ती है और वो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो कोई यूएफओ था ही नहीं। उनके अनुसार वो H-3C किंग हेलीकॉप्टर था जो यूएस नेवी का हिस्सा हुआ करता था और 1959 में बनाया गया था। अब उन्हें ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि रात के समय हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं और इसके प्रोपेलर्स एक डायरेक्शन में रोटेट भी करते हैं। ये सब ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है जैसा कि डेविड और एजी ने कहा था, पर एजी क्रिमिन्स ने इस थियरी को सरासर गलत साबित कर दिया। उनका कहना था कि अगर वो हेलीकॉप्टर था तो वो बहुत तेज नॉइज कर रहा होता। इवन आज भी ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि ऐसा नॉइज ना करता हो। पर उस दिन उन दोनों ने बहुत ही गौर से उसकी नॉइजेस सुनने की कोशिश की थी, पर उन्हें कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। अब दूसरी बात यह है कि नासा का एक इंजीनियर हेलीकॉप्टर को ना पहचान पाए, ये लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं लगता। एजी क्रिमिन्स इस इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो इसे नाइट कॉप के पास ले जाने का फैसला करते हैं। नाइट कॉप उस समय पर अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुआ करती थी। खैर, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और नाइट कॉप उस लोकेशन पर, उस रोड पर गौर करती है जहां से क्रिमिन्स की कार पास हो रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यूएफओ लैंगली एयर फोर्स बेस के पास देखा गया था, तो नाइट कॉप को शक भी वहीं पर जा रहा था। नाइट कॉप ने कहा कि हो सकता है कि लैंगली एयर फोर्स बेस में उस समय कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसी सीक्रेट मिशन के तहत बनाया गया हो। पर नाइट कॉप को इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं और केस की फाइल वहीं पर क्लोज कर दी जाती है। अब करीब 50 सालों तक ये केस यूं ही क्लोज्ड पड़ा रहता है। एजी क्रिमिन्स की इस दौरान मौत हो जाती है, पर डेविड क्रिमिन्स की आंखों में अभी भी वो नजारे कैद थे जो उन्होंने 27 जनवरी 1965 की शाम को देखे थे। और फिर आता है साल 2012। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करता है जिसमें कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की जानकारी थी। अब इनमें से एक प्रोजेक्ट का कनेक्शन लैंगली एयर फोर्स बेस से भी था। इसका नाम था प्रोजेक्ट 1794।
और इसके थ्रू एक रियल लाइफ फ्लाइंग सॉसर बनाने का गोल रखा गया था। इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था और इसकी जानकारी लैंगली एयरफोर्स बेस के भी गिने चुने लोगों के पास ही थे। इवन एजी क्रिमिन्स को भी इसकी जानकारी नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार गवर्नमेंट जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाने में लगी हुई थी, जो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और जमीन से इसका एल्टीट्यूड करीब 3000 मीटर होने वाला था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एजी क्रिमिन्स ने जो यूएफओ देखा था वो असल में यही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो उसे एयरफोर्स बेस पे बनाया गया था जहां वो काम करते थे? यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के सारे स्पेसिफिकेशन सिर्फ कागजों तक सीमित थे। रियलिटी में इंजीनियर्स ऐसा कुछ भी बना नहीं पाए थे। उन्होंने काफी सालों की मेहनत के बाद इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया था जिसका नाम एवरो कार रखा गया। पर मजे की बात तो यह है कि जब इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई तो ये जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ने के बाद ही क्रैश हो गया था। सेकेंडली इस प्रोजेक्ट को तो साल 1960 में ही बंद कर दिया गया था। फिर 1965 में डेविड और एजी ने इसे देखा कैसे? अब आप कहोगे कि शायद 5 सालों के समय में उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर बना लिया होगा और इसे सीक्रेट रखा होगा। तो यार मान लेते हैं कि उन्होंने फ्लाइंग सॉसर बना भी लिया होगा और वो उस समय उसे सीक्रेट रखने में कामयाब भी हो गए होंगे। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आज वो कहाँ है? हमारे आज के एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाते हैं और जोरदार आवाज करते हैं। अब अगर अमेरिका के पास ऐसा कोई फ्लाइंग सॉसर था तो वो इतने सालों में उसका खुलासा जरूर कर दिया होता। अब ये थियरी तो गलत साबित होती है, पर 2012 में ही कुछ और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं जिनमें इस इंसिडेंट से जुड़े कुछ अहम सबूत थे। लैंगली एयरफोर्स बेस से कुछ दूरी पर प्लूम ट्री आइलैंड है। उस समय इस आइलैंड का इस्तेमाल बॉम्ब्स को ड्रॉप करके उसकी टेस्टिंग करने के लिए किया जाता था और ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड एरिया था। अब इसके अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं दी गई थी। अब साल 1960s के दशक में नासा जेमिनी और अपोलो स्पेसक्राफ्ट्स को डेवलप करने में लगा हुआ था। ऐसे में वो अपने स्पेसक्राफ्ट्स की वाटर लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग, पैराशूट लैंडिंग वगैरह वगैरह टेस्ट कर रहा था। अब इनमें से मोस्टली टेस्टिंग्स तो ऑफिशियली अनाउंस की जाती थी, पर क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच मून पर इंसानों को पहुंचाने की रेस लगी हुई थी, तो नासा ने कई टेस्टिंग सीक्रेटली भी कर ली थी। इनमें से कुछ सीक्रेट टेस्टिंग्स प्लूम ट्री आइलैंड पर भी की गई थी। अब इन टेस्टिंग में होता कुछ यूं था कि इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से स्पेसक्राफ्ट को बांधकर ऊपर ले जाते थे और फिर उसे ड्रॉप कर देते थे। स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट को लगाया जाता था और इसमें कुछ लाइट्स भी लगी हुई होती थी जिससे अंधेरे में इसे ट्रैक किया जा सके। तो अब सवाल उठता है कि क्या एजी क्रिमिन्स का वो यूएफओ असल में नासा का सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट टेस्ट था? इस वाली थियरी पर बिलीव कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एजी क्रिमिन्स एक नासा सर्विस इंजीनियर के रूप में इनमें से कई टेस्टिंग्स में शामिल रह चुके थे, और अगर ये सच में ऐसी ही कोई लैंडिंग होती तो वो उसे देखकर ही समझ जाते। सेकेंडली, जब स्पेसक्राफ्ट को पैराशूट से बांधकर नीचे फेंका जाएगा तो ऑब्वियसली इसे नीचे जाना चाहिए, ना कि ऊपर। पर एजी क्रिमिन्स ने जो यूएफओ देखा था वो काफी समय तक हवा में ही उड़ रहा था और उसके बाद नीचे की ओर गया था। हालांकि इसकी लैंडिंग प्लूम ट्री आइलैंड के आसपास ही हुई होगी। अब दोस्तों 27 जनवरी 1965 को डेविड और एजी क्रिमिन्स ने क्या देखा था, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इंसिडेंट के करीब 60 साल बाद भी डेविड उन सवालों के जवाब खोजने में लगे हुए हैं जो शाम के समय उनके और उनके पिता ने उठाए थे। द अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स की सीरीज में हम आपके लिए यूएफओ और एलियन से जुड़े कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स लाने वाले हैं जो हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। तो क्या कहना है दोस्तों, आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो? और अगर आपके पास ऐसी कोई टॉपिक है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करना। अब अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हो तो मैं इस सीरीज को डेफिनेटली आगे बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।